मोहल्ले में सभी लोग गरबा खेल रहे थे। मनोहर का परिवार भी वहां मौजूद था। उसकी माँ, बाप, पत्नी ममता और बहन निधि। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है, मुझे नहीं खेलना है गरबा, और ना ही मुझे व्रत रखना है 9 दिन। आप लोगों को रखना है तो रखो ना। मोहल्ले वालों को उसकी ये बात बहुत बुरी लगी। मनोहर, तुम्हारी बहन तो बड़ी बेशरम है। माता रानी के नवरात्र चल रहे हैं और ये गरबा करने को मना कर रही है, और बोल रही है व्रत भी नहीं रखेगी। इसे पाप लगेगा, पाप। निधि, इतनी भी मॉडर्न मत बन जाओ कि बेशर्मी पर उतर आ जाओ। चुपचाप गरबा खेलो हमारे साथ। रहने दे बहू, जिद मत कर। हमारे संस्कारों में ही कोई कमी रह गई होगी जो ये इतनी बेशर्म बन गई है। रहने दे बहू, रहने दे। जिद मत कर। हमारे संस्कारों में ही कोई कमी रह गई होगी जो ये इतनी बेशर्म बन गई है। मुझे आप लोगों का झूठा गरबा, झूठा डांस गाना, झूठा व्रत, झूठी भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना बोलकर निधि घर के अंदर चली गई और दरवाजा उसने अंदर से बंद कर लिया। बाहर सभी लोग हैरान थे। अरे आप लोग फालतू टेंशन मत लो। हमारी बिटिया थोड़ी ज्यादा पढ़ लिख गई है शायद। चलो हम लोग गरबा खेलते हैं। वो सभी लोग हंसी खुशी गरबा खेलने लगे, डांस करने लगे। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर निधि अपने लिए खाना बनाने लगी। चल, इससे पहले कि सारे लोग आ जाएं, जल्दी से खाना बना लेती हूँ, वरना फिर से ये लोग बहस करने लगेंगे मेरे साथ। निधि ने ढेर सारा खाना बना लिया, जबकि बाकी सभी लोग व्रत थे। उसने ढेर सारा खाना एक बहुत बड़े से टिफिन के अंदर पैक किया और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। रात में जब सब लोग गरबा खेलकर वापस आए, तब वहां निधि नहीं थी। निधि तो घर के अंदर ही आई थी, कहाँ चली गई ये? अरे बहू, तू उसकी फिक्र मत कर। गई होगी अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करने। लोगों की हवा उस पर कुछ ज्यादा ही लग गई है। माता वैष्णो को भी कुछ समझ नहीं रही। सब लोग माता रानी की आरती करके चुपचाप सो गए। करीब आधी रात में निधि अकेले वापस आई और चुपचाप वो भी सो गई। अगली सुबह उठकर सभी लोग आरती कर रहे थे, जोर जोर से घंटी बजा रहे थे। आप लोग इतनी जोर जोर से घंटी क्यों बजाते हो? इतनी जोर जोर से घंटी बजाने से क्या मैं वैष्णो सुन लूंगी? घंटी बजाने के पीछे भी एक साइंस होता है, वो तो आप लोगों को पता नहीं है। बस जबरदस्ती घंटी बजाते रहते हो। धीरे धीरे घंटी बजाओ, मुझे अपने लिए खाना बनाना है। नंद जी, कम से कम वैष्णो माता से थोड़ा तो डरो। इतनी बुरी बुरी बातें उनके उनके बारे में कह रही हो। तुम्हें पाप लगेगा, पाप। इसीलिए तो तुम्हारी शादी नहीं हो रही। भाभी, आप मेरी शादी की फिक्र मत करें। आप लोगों के पास तो आपकी वैष्णो माता है ना, वो आप लोगों को हमेशा खुश रखेंगी। मुझे दुखी रहने दो। निधि किचन में जाकर घंटों अपने लिए खाना बनाती रही। बाहर बैठकर सभी लोग बहुत गुस्सा हो रहे थे उस पर। सासू माँ, ये निधि इतनी देर तक खाना क्यों बना रही है? उसे अकेले ही तो खाना है। अरे बहू, उसे जो करना है करने दे। अगर हम लोग कुछ बीच में बोलेंगे तो हमसे बहस करने लगेगी। नवरात्रि के व्रत में हम अपना मूड ठीक रखना चाहते हैं। तभी खाने का बड़ा वाला टिफिन पैक करके वो बाहर आई और बोली, अच्छा, आप लोग सिर्फ नवरात्रि में ही अपना मूड सही रखना चाहते हो, और बाकी के दिन को वैष्णो माता तुम लोगों को नहीं देखती क्या? नवरात्र खत्म होते ही वो अंधी और बहरी हो जाती है क्या? निधि, बहुत हो गया। इतनी बेशर्मी अच्छी नहीं। अगर तुम्हें श्रद्धा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी कड़वी बातें तो मत बोलो। और ये टिफिन लेकर कहाँ जा रही हो? मैं बाहर जाकर गार्डन में खाना खाऊंगी। यहाँ आप लोगों के सामने खाऊंगी तो आप लोगों का धर्म नष्ट हो जाएगा। पता नहीं कैसी कैसी मान्यता बना रखी है तुम लोगों ने। इतना कहकर निधि टिफिन लेकर घर से बाहर चली गई। घर वाले उससे बहुत परेशान रहते थे। थोड़ी देर बाद मोहल्ले की कुछ औरतें और आदमी उनके घर आ गए। ममता, ये तुम्हारी नंद को आखिर हो क्या गया है? रोज रोज खाने का इतना बड़ा टिफिन लेकर बाहर निकल जाती है ये। अरे क्या बताऊं चाची, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मुझे तो उसे अपनी नंद कहते हुए भी शर्म आती है। खैर, ऐसे ही धीरे धीरे पूरे 9 दिन बीत गए। हर दिन निधि ढेर सारा खाना बनाकर बाहर चली जाती है
और रात को भी खाना बनाकर बाहर चली जाती है। ना ही वो गरबा करती है और ना ही व्रत रखती है। आखिर दिन जब कन्या भोज था, तब निधि ने देखा कि उसका परिवार 9 कन्याओं को भोजन करा रहा है। आप लोग कितने मतलबी हो। आप लोगों को लगता है सिर्फ 9 कन्याएं ही भूखी है पूरी धरती पर। अरे बेटा, कन्या भोज में सिर्फ 9 कन्याएं ही खिलाई जाती है। अच्छा, 9 से ज्यादा कन्याओं को अगर हम खिला देंगे तो क्या हमें पाप लगेगा? वैष्णो माता भी आप लोगों की बातें सुनती होगी तो उन्हें भी आप लोगों पर हंसी आती होगी। 9 कन्याएं सिर्फ अपने लालच के लिए आप लोग खिलाते हो, ना कि उनकी भूख शांत करने के लिए। इतना बोलकर निधि घर के बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो बहुत सारे भिखारियों के बच्चे को, उनके माता पिता को, सबको इकट्ठा करके ले आई। लगभग 100 से भी ज्यादा भिखारी वहां पर इकट्ठा हो गए। आप लोग यही आंगन में बैठिए, क्योंकि हमारे घर में तो सिर्फ 9 कन्याएं ही खिलाई जाती है। उन्हें पुण्य मिलेगा। मैं ज्यादा लोगों के खिला रही हूँ तो मुझे शायद पाप लग जाए। मैं आप लोगों को यही भोजन करवाती हूँ। निधि ने अपने हाथों से खाना बनाकर उन सभी 100 से ज्यादा भिखारियों को खिलाया। उन भिखारियों ने निधि को खूब दुआएं दी। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला ये सब देख रहा था। इसके बाद निधि ने सभी को 100-100 रुपए दिए और विदा कर दिया। पूरा गांव ये सब तमाशा देख रहा था। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़े नेता उनके मोहल्ले में पधारे। नहीं विधायक जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। ये जो इनाम की रकम है, उन पैसों से आप उन अनाथ बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, ताकि बड़े होकर जिंदगी भर वो भिखारी ना रहे। खैर, उस नेता ने निधि को आशीर्वाद दिया, जबरदस्ती कुछ पैसे दे दिए और वहां से चला गया। निधि, क्या था ये सब? मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं भी पूरे 9 दिन तक व्रत थी। मैंने पानी तक नहीं पिया। हर रोज सुबह शाम जो मैं ढेर सारा खाना बनाकर ले जाती थी, वो मैं बाहर अनाथ बच्चों को खिलाती थी, क्योंकि उनके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। इस देश में इतने सारे भूखे नंगे लोग रहते हैं, फिर भी आप लोग गरबे में इतनी मस्ती से डांस कैसे कर लेती हो? मेरे अंदर से तो डांस नहीं निकला, इसीलिए मैंने गरबा नहीं किया। जब तक पूरा देश, पूरी धरती भिखारी मुक्त नहीं हो जाती, मेरे अंदर कोई खुशी नहीं आएगी। सभी गांव वाले जोर जोर से तालियां बजाने लगे। बेटी, हम तो तुम्हें बेशरम समझते रहे, लेकिन तुमने तो हमें एक नया पाठ पढ़ाया है। माँ वैष्णो सिर्फ तुमसे ही खुश होंगी आज, ना कि हमसे। हम सब तो सिर्फ अपने लिए, अपने लालच के लिए व्रत रखते हैं और सिर्फ 9 कन्याओं को ही भोजन कराते हैं। हाँ नंदी जी, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम भी ये प्रण लेते हैं, अगर एक भी इंसान इस धरती पर भूखा सोया होगा तो हम गरबा नहीं करेंगे, बल्कि उनकी सेवा करेंगे। बेटा, हमें तुझ पर आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हाँ बेटी, हमने तुझे बहुत बुरा भला कहा, हमें माफ कर दे। माफी मांगने वाली कोई जरूरत नहीं है। भगवान भूखा रहने से खुश नहीं होता, बल्कि लोगों की सेवा करने से होता है। हम साल में जितने भी दिन व्रत रखते हैं, उन दिनों का अपने हिस्से का खाना अगर हम भूखे लोगों को खिलाए तो हमारा व्रत सफल होगा। उस दिन के बाद से निधि की उस मोहल्ले में खूब इज्जत बढ़ गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। सरिता जैसे ही पहली बार अपनी ससुराल में पहुंची, वैसे ही अपनी 3 नंदों को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उसकी तीनों नंदे पायल, मोहिनी और काया, वो तीनों बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थीं। ये तीनों मेरी नंदे हैं या किसी गंदे नाले से निकली हुई राक्षसी? शर्म भी नहीं आती इन्हें। तभी वहाँ पर उसकी सास और पति राकेश आ गए। सास ने आते ही सरिता को एक तमाचा मार दिया। क्या हुआ सासू माँ, मैंने क्या गलती कर दी? तेरे सर पर घूंघट नहीं है, इसलिए मैंने तुझे मारा। जल्दी से पूरा घूंघट डाल, चेहरा तक नहीं दिखना चाहिए तेरा। माँ, भाभी तो आते ही बेशर्मी पे उतारू हो गई। अच्छा, बातें बातें अभी बंद करो तुम लोग। सरिता, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ जल्दी से हम सबके लिए खाना बनाओ, वैसे भी रात होने वाली है। सरिता ने तुरंत घूंघट डाला और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। दूसरी तरफ तीनों नंदे। चलो बहनों, बेशरम भाभी का चेहरा देखकर तो सारा मूड ही खराब हो गया। थोड़ा चौराहे तक घूम आते हैं। हाँ बेटा,
तुम लोग घूम कर आओ। तीनों छोटे छोटे कपड़े पहने हुए ही बाहर निकल गईं। गांव के चौराहे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ लड़के वहां खड़े थे। बहनों, गांव के लौंडों को क्या हो गया है? आसपास की लड़कियां साड़ी पहनकर या सलवार सूट पहनकर गुजर रही हैं। उन्हें तो ये लोग बड़ा घूर घूर कर देख रहे हैं। हमारे हुस्न की तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा। चलो, अभी लौंडों को सबक सिखाते हैं। तीनों लड़कियां उन लड़कों के पास गईं और उन्हें मारने लगीं। लड़के बेचारे हैरान हो गए। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कौन मार रहा है दोस्तों? लगता है यहाँ कोई आत्मा वात्मा आ गई है। भागो यहाँ से। तू अपने आप को बहुत बड़ा शाना समझ रहा है क्या? तीनों लड़कों ने ध्यान से जब तीनों लड़कियों को देखा तब उन्हें दिखाई दिया। पंकज भाई, ये तो वही काली लड़कियां हैं जो पास वाले गांव में रहती हैं। तुम लोग बाकी लड़कियों को तो दिन भर छेड़ते रहते हो। उनमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? पूरा बदन खुला हुआ है हमारा, फिर भी तुम लोग हमसे अटैक नहीं हो रहे हो। तुम लोगों को मैं सबक सिखा कर रहूंगी। बहुत बेइज्जती सहली मैंने। तीनों लड़कियां उन लड़कों को जोर जोर से पीटने लगीं। लड़के बेचारे चिल्लाते रह गए। बचाओ, 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 बचाओ। तभी वहां पर घूमते हुए पुलिस वाले आ गए। कुछ लेडीज पुलिस भी थीं, जिन्होंने तीनों लड़कियों को पकड़ लिया। तुम तीनों खुद को बहुत बड़ी गुंडी समझती हो क्या? थाने चलो, हम तुम्हें बताते हैं असली गुंडा कौन है। आप लोग हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? ये लड़के हमें छेड़ रहे थे, इसीलिए हमने इन्हें मारा। तुम तीनों को पूरा एरिया अच्छी तरीके से जानता है, और वैसे भी हमने दूर से सब कुछ देख लिया था। ले चलो इन्हें। पुलिस वाले तीनों लड़कियों को उठाकर ले गए और उन्हें जेल में बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सरिता ने खाना बनाकर तैयार कर लिया। खाना बनाकर वो खाने की टेबल पर ले आई। झुकते समय उसका पल्लू गिर गया। ये देखते ही उसकी सास ने उस पर गरम गरम पानी डाल दिया। माँ जी, आपको मुझसे कौन सी दुश्मनी है? मैं टेबल पर खाना रख रही थी, धोखे से पल्लू गिर गया होगा। संस्कार संस्कार होते हैं बहू, इस तरह की बेशर्मी हमारे घर में नहीं चलेगी। सासू माँ, अब आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। पूरा गांव जानता है कि मेरी तीनों नंदे कितनी बेशर्म है। ये तो अच्छा हुआ कि भगवान ने उन्हें गोरा नहीं बनाया, वरना वो तो आपकी बेइज्जती ही करा देती। सरिता ने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ पर उसका पति राकेश आया और उसने लगातार 3-4 तमाचे अपनी बीवी को जड़ दिए। सरिता रोने लगी। मेरी बहनों से ज्यादा संस्कारी इस गांव में कोई नहीं है। आज तक किसी ने उन तीनों की शिकायत हमसे नहीं की। इतने में राकेश के पास किसी का फोन आया। हेलो, क्या? लेकिन हुआ क्या है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? माँ, पहले इस औरत को कमरे में बंद करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सारी बात। चलो यहाँ से, बेशरम कहीं की। सरिता की सास उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और बाहर से ताला बंद कर दिया। सासू माँ, आखिर हुआ क्या? मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, मुझे भी जानने का हक है। सरिता अंदर से चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। माँ, पायल, मोहिनी, काया को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हमें जल्दी चलना होगा। राकेश अपनी माँ के साथ पुलिस स्टेशन पहुँचा। वहाँ पर पुलिस वालों ने सारी बात उन्हें बताई। थोड़ी देर बाद राकेश ने फोन करके अपने वकील को बुला लिया और जमानत करा के अपनी तीनों बहनों को घर ले आया। तुम तीनों ने उन लड़कों को बहुत अच्छा सबक सिखाया, लेकिन ये पुलिस वाली बात किसी को मत बताना। उसके बाद राकेश ने सरिता को बाहर निकाला। सब खाना खाने लगे। सरिता बार बार उनसे पूछती रही, लेकिन उन लोगों ने सरिता को कुछ नहीं बताया। खाना पीना खाकर सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। देखिए राकेश जी, आज हमारी सुहागरात है, लेकिन पहले ही दिन मेरी इस घर में बहुत इंसल्ट हुई है। देखो, सुहाग रात मनानी है तो मनाओ, वरना चुपचाप सो जाओ। खैर, अगली सुबह सरिता ने सभी के लिए नाश्ता बनाया और खाना पीना खाकर राकेश अपने काम पर निकल गया। दोपहर के वक्त पायल, मोहिनी और काया अपने कमरे में सहेलियों को बुलाकर छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस कर रही थीं। सरिता को ये सब अच्छा नहीं लगा, तो वो घर के बाहर निकल गई। सरिता को देखकर गांव की कुछ औरतें उसके पास आ गईं।
बहू, तो इस घर में खुश तो है ना? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात की हैरानी है मुझे। जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से कोई भी गांव वाला हमारे घर झांकने नहीं आया, मुंह दिखाई की रस्म भी नहीं की गई। बहू, इस घर में सिर्फ तू ही हमें संस्कारी लगी, इसीलिए हमने तुझसे बात कर ली। सरिता को गांव की औरतों से बात करते हुए उसकी सास ने देख लिया। जब सरिता घर वापस आई, तब उसकी सास ने सरिता को खूब मारा पीटा। पूरा गांव हमारा दुश्मन है और तू हमारे दुश्मनों से बात कर रही थी। सरिता अपने कमरे में चुपचाप जाकर रोने लगी। उधर पार्टी करने के बाद तीनों बहनों की सहेलियां अपने अपने घर चली गईं। उसके बाद सरिता की सास ने ये बात तीनों बहनों को बता दी कि सरिता गांव की औरतों से बातें कर रही थी। कोई बात नहीं माँ, आज हम भाभी को बाहर ले जाएंगे। गांव के लड़के संस्कारी औरतों को कुछ ज्यादा ही छेड़ते हैं। जब गांव के लड़के भाभी को छेड़ेंगे, तब भाभी भी पूरे गांव में बदनाम हो जाएंगी। क्या बात है बेटा, तो जल्दी से लेकर जा अपनी भाभी को। थोड़ी ही देर बाद तीनों नंदे अपनी भाभी को लेकर चौराहे पर जाकर घूमने लगी। पायल, सारे लौंडे कहाँ चले गए? कौन से लौंडे? कुछ नहीं भाभी। तभी अचानक पीछे से एक मारुति वैन आई और तीनों नंदों को उस वैन में बिठाकर वहां से भाग गई। सरिता देखते ही रह गई। रुक जाओ, ये तो मेरी नंद को उठाकर ले गए। कहीं ये लोग उन्हें किडनैप करने तो नहीं आए थे? मुझे उन्हें बचाना होगा। सरिता ने अपना पल्लू कमर में बांधा और उस मारुति वैन के पीछे पीछे भागने लगी। भागते भागते मारुति वैन किसी सुनसान खंडर में जाकर रुकी। वो तीनों लौंडे वही थे जिन्हें तीनों काली नंदों ने कुछ दिन पहले मारा था। सरिता दूर से सब कुछ देख रही थी। तुम तीनों बेशर्मों की वजह से मैं बहुत बदनाम हो गया हूँ। बहुत आग है ना तुम तीनों में। आज तुम तीनों की आग हम लोग शांत कर ही देते हैं। काली हुई तो क्या हुआ, आग पर पट्टी बांध लेंगे। देखो, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो यहाँ से। इतने में पंकज ने अपनी बेल्ट उतारी और उन तीनों को मारने जा ही रहा था कि तभी उनके सामने सरिता आ गई। सरिता ने बेल्ट पकड़ ली। तुम लोगों को क्या लगा ये तीनों लड़कियां अकेली हैं? मैं ब्लैक बेल्ट चैंपियन हूँ। तुम्हारी पतली सी बेल्ट मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। देखिए, आप जो भी हैं, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर इन तीनों लड़कियों ने पूरे गांव में लड़कों की नाक में दम कर रखा है। मेरी नंदे मेरी दोस्त हैं और दोस्त सही हो या गलत, साथ तो देना ही पड़ता है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरे हाथों से मारे जाओगे। सरिता ने तीनों को मारना शुरू कर दिया। डर कर तीनों लड़के वहाँ से भाग गए। इसके बाद सरिता ने अपनी तीनों नंदों को वैन में बिठाया और खुद वैन चलाकर घर पहुँच गई। घर पहुँचकर तीनों नंदों ने सारी बातें अपने भाई और माँ को बता दी। माँ, आप और मैं हमेशा हम तीनों की गलतियाँ छुपाने के लिए भाभी को ही उल्टा सीधा बोला करते थे। आज भाभी ना होती तो हम तीनों ऊपर वाले को प्यारे हो गए होते। असल बेशर्म हम तीनों थे, पर आज से हमने बेशर्मी छोड़ दी है। बहू, मुझे पहले दिन से ही पता था कि हमारे घर में पहली बार कोई संस्कारी लड़की आई है, लेकिन मेरी तीनों बेटियां बेशर्म थीं, तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लेती कि मेरी बेटियों के अलावा कोई तुम्हारी तारीफ करे। इसलिए मैं तुम्हें बेइज्जत किया करती थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे भी माफ कर देना सरिता। मैं क्या पूरा गांव जानता है कि तुमसे संस्कारी कोई नहीं है इस गांव में। बस इसी वजह से मुझे और माँ को तुमसे जलन होने लगी थी। अब सभी लोग सुधर गए थे। गांव वालों का भी उनके घर आना जाना शुरू हो गया। सभी एक साथ प्यार से खुशी खुशी रहने लगे।